दोस्तों, यूनिक स्टडी ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारा पहला लेसन है इतिहास के साधन। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इतिहास, अगर हमें इतिहास के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो सबसे पहले हमें पास्ट में जाना पड़ेगा, हमें भूतकाल में जाना पड़ेगा। भूतकाल में ऐसे ही अगर किसी ने मुझे बोल दिया कि यार ऐसा ऐसा है, पीछे ऐसा हुआ था, तो मैं उसके ऊपर भरोसा नहीं करूँगा। पर अगर कुछ चीज़ें लिखित तौर पे अगर मुझे दिखाई देगी तो मैं उसके ऊपर भरोसा करूँगा। तो लिखित साधनों में निम्न साधनों का समावेश होता है। तो कौन कौन से साधन है? जैसे कि समाचार पत्र है, कोश साहित्य है, डाक टिकट है, सरकारी गजट है, अभिलेखागार में उपलब्ध कागज दस्तावेज, पत्राचार है, ग्रंथ है, दैनंदिनी है एंड पत्र पत्रिकाएं। तो दोस्तों, इसमें से कुछ चीज़ें तो आपको पता है। जैसे कि पहला समाचार पत्र। समाचार पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, राजनीति, कला, खेल कूद, जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें चलती है वो हमें समाचार पत्रों के माध्यम से हमें पता चलता है। जो दूसरा है वो पीटीआई। अगर आप देखोगे कि जो न्यूज़ आते हैं तो सबसे पहले जो, अगर आपको कभी भी कोई भी न्यूज़ आता है तो अगर आप पीटीआई के वेबसाइट पे अगर आप जाके, इसके एप्लीकेशन भी होते हैं, अगर आप जैसे आपके पास व्हाट्सअप एप्लीकेशन है वैसे आप पीटीआई का भी एप्लीकेशन कर सकते हो। पीटीआई का फुल फॉर्म क्या है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो ये याद रखना, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या करता है? न्यूज़ देता है। जैसे कि हमें समाचार से जो न्यूज़ मिलती है तो ये हमारा गवर्नमेंट का है। ये जैसे गवर्नमेंट, अगर इस पे जो न्यूज़ आया वो 100% समझ जाना कि सही है। वर्ष 1953 के बाद भारत के बहुसंख्य समाचार पत्रों के लिए सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का प्राथमिक विवरण, महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित लेखों का उपलब्ध स्रोत प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया था। देखो, वर्ष 1953 के बाद भारत के बहुसंख्य समाचार पत्रों के लिए सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का प्राथमिक विवरण, मतलब जो अलग अलग समाचार पत्र थे, उन्होंने समाचार पत्र वो कहाँ से लेते थे? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, मतलब ये जो पीटीआई से लेते थे। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने अनगिनत समाचार पत्रों को विभिन्न समाचार, छाया चित्र मतलब फ़ोटो, आर्थिक और वैज्ञानिक विषयों से संबंधित लेखों की आपूर्ति की है। मतलब कि जो समाचार पत्र, जैसे कि आप देखोगे हिंदी में जो समाचार पत्र, यशोभूमि हो गया, नवभारत टाइम्स हो गया, तो ऐसे जो न्यूज़पेपर हैं उनको इंफॉर्मेशन देने का जो काम है वो कौन करते हैं? उन्हें जानकारी देने का जो काम है वो यही करते हैं। अब पीटीआई ने अपनी ऑनलाइन सेवाएं प्रारंभ की है। देखो, ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन हो गया ना। पीटीआई ने 1990 के दशक में टेली प्रिंटर के स्थान पर उपग्रहण प्रसारण तकनीक द्वारा समाचार भेजना शुरू किया। पहले टेली प्रिंटर के साथ जाता था, उपग्रह सैटेलाइट के तौर पे, अब सैटेलाइट के तौर पे जाता है। अगर जैसे कि आपके मोबाइल पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा अगर आप डाउनलोड करोगे। आधुनिक भारत के इतिहास में लेखन के लिए यह सामग्री महत्वपूर्ण है। मतलब अगर हमें आधुनिक भारत के इतिहास में लेखन के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कुछ दिया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। छाया मतलब प्रिंट माध्यम के अंतर्गत भारत सरकार के प्रकाश विभाग द्वारा प्रकाशित वार्षिक ग्रंथ में समाविष्ट जानकारी विश्वसनीय होती है। ये देखो, एक इंडिया बुक करके आता है। अगर आप देखोगे तो इंडिया, जैसे यहाँ पे 2000 के बारे में बोला गया है, वैसे इंडिया 220 भी आया है। 220 में कैसे रहेगा कि पूरे उसके अंदर अगर आप उस बुक को पढ़ लोगे तो आपको इंडिया के बारे में पूरा नॉलेज आ जाएगा कि 2019 में क्या क्या हुआ था, सब चीज़ों के बारे में। उसमें सबसे पहला लेसन है, इवन मैंने उसे रीड भी किया है। अगर आप भी अगर उसे डाउनलोड करके भी आप रीड कर सकते हो। तो उसे कौन सा मंत्रालय उसे जारी करता है? तो सूचना एवं प्रसारण विभाग। कौन सा है? सूचना एवं प्रसारण विभाग। बुक का नाम क्या है? इंडिया 2000। इस ग्रंथ में देश, लोग, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, राजनीतिक व्यवस्था अगर आप पढ़ोगे तो पूरा का पूरा पॉलिटिक्स के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। रक्षा, डिफेंस, शिक्षा, सांस्कृतिक घटनाएं, जो हमारे कल्चरल एक्टिविटी होते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में घटित घटनाएं, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, समाज कल्याण, दूरसंचार एवं प्रसार माध्यम, मौलिक आर्थिक जानकारी, वित्त आपूर्ति मतलब पैसा, योजना आयोग, जो हमारे योजना आयोग थे, आपको अगर पता होगा तो योजना आयोग कब बना था प्लीज़ कमेंट्स करके बताओ। तो 1950 के आसपास योजना आयोग बना था। तो अलग अलग योजना ये आई थी, पंचवर्षीय जो योजना आयोग ने बनाया था। उसके बाद नीति आयोग बना, बाद में कृषि, जल, ऐसे बहुत सारे पॉइंट पे ये क्या करते हैं, बात करते हैं। और मतलब वो पूरा का पूरा एक बुक होता है, अगर आप उसे कभी देखोगे। देखो, डाक टिकट भी एक इतिहास के अध्ययन की में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डाक टिकट स्वयं कुछ नहीं कहते परंतु इतिहासकार उनसे बुलवाता है। डाक टिकट कुछ नहीं बोलता पर इतिहासकार उनसे क्या बुलवाता है। बहुत ही अच्छा लाइन लिखा है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद से लेकर अब तक डाक टिकटों में अलग अलग रूपों में परिवर्तन हुए हैं।
टिकटों के आकारों में आई विविधता, विविधता मतलब डाइवर्सिटी, उसका आकार चेंज हुआ है। डाक टिकट अभी मैं आपको बाजू में दिखाऊंगा। विषयों की नवीनता, विभिन्न रंग संगति के कारण डाक टिकट हमें बदलते समय के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। डाक विभाग राजनीतिक नेताओं, पुष्पों, पशु पक्षियों, किसी अवसर, किसी प्रसंग को की रजत, स्वर्ण जयंती, अमृत महोत्सव, शताब्दी मतलब 100 सालों का, द्विशताब्दी, त्रिशताब्दी पूर्ति के उपलक्ष्य में टिकट का प्रकाशन करता है। मतलब कि ये सब जो उपलक्ष्य होते हैं तो उसमें वो टिकट का प्रकाशन, यह टिकट इतिहास की अनमोल थाती होता है। मतलब ये टिकट इतिहास के बारे में हमें बताता है। मतलब हर टाइम पे जैसे शताब्दी हुआ तो तुरंत स्वर्ण जयंती हुआ तो एक डाक टिकट रिलीज़ किया जाता था। ऐसे देखो यहाँ पे लिखा भी है। भारत सरकार ने 1977 में जाल कूपर टिकट का प्रकाशन करवाया था। कौन से टिकट का प्रकाशन कराया था? जाल कूपर। याद कर लो, भारत सरकार ने 1977 में जाल कूपर टिकट का प्रकाशन करवाया था। जाल मतलब पता ना, ऐसा जाल, ऐसे याद रखो। जाल कूपर डाक टिकट के विषय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अध्ययन करता थे। जाल कूपर डाक टिकट के विषय में अंतर्राष्ट्रीय, जाल कूपर टिकट भारत सरकार ने प्रसारित कराया था। और जाल कूपर कौन था? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन करता थे। किसके अध्ययन करता थे? डाक टिकट के विषय में। मतलब जाल कूपर एक व्यक्ति थे, वो डाक टिकट के बारे में अध्ययन, मतलब उन्होंने उसके बारे में क्या किया था? स्टडी किया था। कूपर का जन्म मुंबई में पारसी परिवार में हुआ था। उन्होंने इंडियाज स्टैम्प जर्नल का संपादन कार्य किया था। जाल कूपर ने इंडिया स्टैम्प जर्नल का संपादन भी किया था। एडिटर मतलब संपादन। वे भारत के सर्वप्रथम टिकट संग्राहक ब्यूरो के संस्थापक, फर्स्ट फिलाटेलिक ब्यूरो, मतलब कि भारत के प्रथम टिकट संग्राहक ब्यूरो के, मतलब टिकट संग्राहक ब्यूरो याद रखना। फिलाटेलिक ब्यूरो टिकट संग्रह मतलब जहाँ पे पूरा का पूरा टिकट इकट्ठा किया जाता है, तो उसके संस्थापक भी थे। उन्होंने एम्पायर ऑफ इंडिया फिलाटेलिक सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने खुद की एक एम्पायर ऑफ इंडिया फिलाटेलिक सोसाइटी की स्थापना की। आगे चलकर इस विषय पर उन्होंने पुस्तकें लिखी। अपनी इस रुचि को उन्होंने वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। भारतीय डाक टिकटों के अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना उनका बड़ा योगदान था। मतलब कि भारत के जो डाक टिकट है उसे अंतर्राष्ट्रीय मतलब दूसरे देश के स्तर तक पहुंचाना उनका था। तो याद रखना, बस उनका नाम याद रखना। क्या नाम है? जाल कूपर। बाद में भौतिक साधन में क्या क्या आ जाते हैं? सिक्के आ जाते हैं, आभूषण आ जाते हैं, प्रार्थना स्थान आ जाता है, वस्तु संग्रहालय आ जाते हैं। दैनिक उपयोग में कौन कौन सी चीज़ें उपयोग की जा रही है? वेशभूषा क्या है? राजमुद्रा क्या है? स्थानीय स्थापत्य क्या है? सिक्कों के बदलते गए नोटों की छपाई के माध्यम से हम इतिहास को समझ सकते हैं। सिक्कों तथा बदलते गए नोटों के, अगर जैसे जैसे सिक्के चेंज होते गए, अभी जैसे कि आप देखोगे जो राजा आते थे उनके नाम पे सिक्के चलते थे, तो ऐसे धीरे धीरे अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटों को छापने का कार्य करता है। याद रखना, नोटों को छापने का काम कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ये चीज़ याद रखना। 1950 से लेकर वर्तमान समय के सिक्के, उनको बनाने के लिए उपयोग में लाई गई धातु, उनके आकार, उनके अंकित विषयों की विभिन्नता के आधार पर हमें भारत की समसामयिक और से महत्वपूर्ण समस्याओं का बोध होता है। अगर आप देखोगे कि जो अभी के नोट आए हैं, आप अलग अलग नोट, जो नए नोट आए हैं, देखो उसमें किसी पे चंद्रयान बना है। तो ऐसे अलग अलग नोट पे अब अलग अलग चीज़ें जो चीज़ें हमने की हैं उसके याद जो संदेश दिया जाता है कि हमने ऐसा किया है। जनसंख्या को सीमित रखने का संदेश देने वाले सिक्के भी आए थे। कृषि किसानों को महत्व बनाने वाले सिक्के भी आए थे। संग्रहालय, भारत के सभी राज्यों में उनकी अपनी प्रादेशिक विशेषताएं बताने वाले वस्तु संग्रहालय हैं। अलग अलग संग्रहालय हैं जहाँ पे बुक को रखा जाता है, जैसे लाइब्रेरी। उसके आधार पर इतिहास को समझने में सहायता प्राप्त होती है। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, रिजर्व बैंक का पुणे में वस्तु संग्रहालय। सरकारी संग्रहालयों के अतिरिक्त कुछ संग्रहालय स्वयं के संग्रहालय स्थापित करते हैं। ये संग्रहालय भी अनूठे और वैशिष्ट्यपूर्ण होते हैं, जैसे कि सिक्के, नोट, विभिन्न कार्य सर्वोत्तम। मौखिक मतलब कि जो हमें याद, मतलब कि हम जो चीज़ों को हम मतलब चलते आ रही है, जैसे लोक कथाएँ हो गई, ये सब कहीं लिखा थोड़ी नहीं। इन साधनों में लोक कथाएँ, लोकगीत, लोकोक्तियाँ, ओविया आदि का समावेश होता है। जैसे संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के समय लोक शाहीर, अण्णाभाऊ साठे
शाहिर अमर शेख के लोकगीतों द्वारा कार्यकर्ताओं को प्रेरणा प्राप्त होती थी। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के समय, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, जब महाराष्ट्र में संयुक्त आंदोलन हुआ था उस समय लोक शाहिर भाऊ अण्णाभाऊ साठे, याद रखना, लोक शाहिर अण्णाभाऊ साठे, शाहिर अमर शेख के लोकगीतों द्वारा कार्यकर्ताओं को प्रेरणा प्राप्त होती थी। दृश्य और श्रव्य माध्यम, दूरदर्शन, फिल्म, इंटरनेट आदि साधनों को दृश्य श्रव्य साधन कहते हैं। इनमें देशीय तथा विदेशी चैनलों का समावेश होता है। हिस्ट्री चैनल, डिस्कवरी चैनल, इसके हिस्ट्री के बारे में आपको पता है कि हिस्ट्री में बहुत सारी घटनाएं ऐसी आती है, डायनासोर के बारे में जैसे आता है। साहित्य में कोई घटना किस प्रकार प्रतिबिंबित होती है, प्रतिबिंबित मतलब कि रिफ्लेक्ट होना, कैसे दिखाई देती है, कवि किसी घटना की ओर किस प्रकार देखता है। इसका एक उदाहरण मराठी कविवय कुसुमाग्रज की कविता आवाहन है। आवाहन आई थिंक तुमने सुना भी होगा, प्लीज़ इसके बारे में सर्च करना कि जो हमारे कवि हैं उन्होंने, कवि का भी बहुत ही रोल है इतिहास के पीछे। यह कविता भारत और चीन के बीच हुए युद्ध की पृष्ठभूमि पर रची गई है। मतलब जो आवाहन कविता है कुसुमाग्रज ने रचा है, ये भारत और चीन के बीच में जो लड़ाई हुई है उसके ऊपर। बर्फाचे तट पेटुनी उठले सदन शिवाचे कोसड़े, ये कविता का है, लाइन है, वो आप रीड करना। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान, देखो फिल्म का भी बहुत बड़ा रोल होता है। FTII क्या है, भारतीय फिल्म एंड और टेलीविज़न संस्थान। भारत सरकार ने पुणे में 1960 में लोक शिक्षा देने के उद्देश्य से फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फिल्म एंड टेलीविज़न टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कब बना था, 1960 में। इंडियन न्यूज़ रिव्यू नाम के संस्था के राजनीतिक, समाज नीति, कला, खेलकूद और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों के घटित घटनाओं पर आधारित समाचार फिल्में, डॉक्यूमेंट्री फिल्में। इस विभाग में समाज का नेतृत्व करने वाले, देश के लिए अपना योगदान देने वाले व्यक्तियों और महत्वपूर्ण स्थानों पर जानकारी, अनुबोध फिल्में, मतलब कि जो ये है इसका फुल फॉर्म क्या, हमने क्या पढ़ा, इसका फुल फॉर्म क्या था, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो मतलब ये डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाती थी जो देश के लिए कुछ अच्छा योगदान देते थे उनके ऊपर। आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन करने के लिए ये समाचार फिल्में, अनुरोध फिल्में बहुत ही, अब हम तक हमने इतिहास लेखन के लिए उपयोगी कुछ साधन देखे हैं। 21वीं शताब्दी में इतनी तीव्र गति से बदल रहा है कि ये साधन भी अपर्याप्त सिद्ध होंगे। परिणामतः अब स्वाभाविक रूप से नए साधन आगे जा रहे हैं, जैसे जैसे घरेलू टेलीविज़न से लेकर मोबाइल तक। जैसे अगर आप घरेलू, अब टेलीविज़न अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, मोबाइल पे ही सब कुछ चल रहा है। इस यात्रा में पेजर नामक साधन संपर्क करने हेतु अस्तित्व में आया था। जिस तेज़ गति से आया था उसी तेज़ गति से समाप्त भी हो गया। अंतर्जाल इंटरनेट को हिंदी में बोलते हैं। अंतर्जाल पर उपलब्ध विपुल और प्रचंड जानकारी का उपयोग इतिहास के लेखन में किया जाता है, परंतु इस जानकारी की सत्यता, यथार्थता की जांच पड़ताल करनी पड़ती है। इन सभी साधनों के आधार पर इतिहास का अध्ययन करना सहज और सरल हो गया है। साथ ही ये सभी साधन आधुनिक समय के हैं, अंततः उनका उपलब्ध होना संभव होता है। इतिहास मानव जीवन के सभी अंगों को स्पर्श करता है, अंततः उनके साधनों के संरक्षण के प्रयास सभी स्तरों पर किए जा रहे हैं।